Assalamualaikum, my dear students. How are you? We are here with another interesting and important video, and I'm going to elaborate all the things, the figure of speech. In the your book, there's only the poem. The poem we discussed, the dreams. They were about two figure of speech, but लेकिन मैंने ये महसूस किया कि थोड़ा शायद ये चीज़ डिस्कस हो जाए। ये 3, 4, 5, 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे तो बहुत ज़्यादा है। सही है। सो जो इम्पोर्टेंट है आपके कोर्स के मुताबिक, तो मैंने उनको लिख के नोट्स बना के एग्जांपल्स दिए बहुत ज़्यादा। सो इंशाल्लाह फिर कोई चीज़ इस तरह नहीं होगी कि एमसीक्यूज़ में आ जाए और फिर आपको मसला होगा। सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is figure of speech? Figure of speech, also known as literary devices, figurative language, decorative language. We use these things, these sentences, in order to create, in order to give something, to decorate our sentences from the ordinary language. जिस तरह दुल्हन को ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता है तो उनको फॉर द डेकोरेशन, सेम इज़ द केस विद द फिगर ऑफ स्पीच। हम कॉमन सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनका अपना मज़ा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, यू हैव read the lesson the poem The Daffodils. On my first sentence, शायद आपको याद हो, that I wandered lonely as a cloud. ये पोएट इस तरह भी कह सकता था that I was wandered aimlessly. So this is, इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। यूज फिगरेटिव लैंग्वेज, सिमिली he has used, कंपैरिजन किया है अपने आप को क्लाउड के साथ। सो इट गिव्स एक्स्ट्रा टच। सो फिगर ऑफ स्पीच हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ अ वर्ड, अ फ्रेज दैट डिविएट्स फ्रॉम द लिटरल और ऑर्डिनरी लैंग्वेज in order to convey the deep meaning। ये आम ज़ुबान से हटकर, लिटरल मीनिंग से हटकर ये डीप मीनिंग कन्वे करता है। टू मेक द टेक्स्ट मोर इफेक्टिव, टेक्स्ट को मोर इफेक्टिव बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, एंड क्रिएट इमेजरी। जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं या हम ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन थिंग्स को उनको दे देते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म को देते हैं या प्लांट्स को देते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़, लाइक द प्लांट्स वर begging, so plants cannot beg, it is the human who can beg। So we create imagery, we give, we convey deep meaning। So figure of speech is used in that purpose mostly in the poems। For example, I have written two sentences। This is a common sentence। Look at the sentence। Ali fought bravely। अली ने बहादुरी से वो लड़ा, उन्होंने फाइट किया। So look at, this is a common sentence, इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा। Ali fought like a gladiator। Look at the sentence। अली ग्लैडिएटर की तरह लड़ा। सो दिस इज द मेटाफोरिक सेंटेंसेस। दिस इज व्हाट आई कॉल अ फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड, द मेटाफर। सो आप देखें कि कितना टेस्ट उसमें आ रहा है। सही है। आम सेंटेंस इस तरह, आई फॉर ब्रेवली, इस तरह का आप चिकन हांडी बना ले सही है। फूड लवर्स कैन गेट दैट। सो आप वो बना ले और उसमें साल्ट नहीं हो, उसमें नमक कम हो, तो या नमक बिल्कुल नहीं हो, तो फिर वो तो मज़ा ही नहीं करता ना। फिर वो कढ़ाई या टिक्का बोटी या हांडी चिकन, तो वो फिर मज़ा ही नहीं करता। सो इट लाइक्स अ टेस्टी टिक्का कढ़ाई, यू कैन कॉल दैट। लाइफ इज हार्ड, लाइफ मुश्किल है, लाइफ सख्त है। दिस इज ऑर्डिनरी, आम सेंटेंस है। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड। लाइफ एक टूटे हुए परिंदे की पर की तरह मानंद है। सो लुक, अब ये ह्यूमन क्वालिटी भी उनको दिया है। सही है। सो दीज आर द फिगर ऑफ स्पीच जो एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं टेक्स्ट को। अच्छा, ये लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, ये मेटाफर है, सॉरी, ये भी मेटाफोरिक सेंटेंस है। पर्सनिफिकेशन में हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, लाइफ तो ह्यूमन क्वालिटी नहीं है। सही है। सो लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, ये भी डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। सो आम सेंटेंस क्या आप देखिए, लाइफ इज अ हार्ड एंड लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड, लाइफ इज अ बैरन फील्ड। सही है। सो वो भी मेटाफोरिक है। फिगर ऑफ स्पीच, बट द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12। बहुत ज़्यादा है जिसमें आई हैव मेंशन सम सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया है, और इसके बाद है एजोनेंस है, ऑक्सीमोरॉन है, यूपिफिज्म है, यूपिमिज्म है, बहुत सारे हैं। सही है। So these are important for your class for the 10, 9, 10th, 11th and second year. So coming to simile, what is simile? In this figure of speech, in this literary device,
वी कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग। याद रखें कि हम उसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों को हम कंपेरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ बाय यूजिंग सर्टन वर्ड्स लाइक एज जस्ट एट्सेट्रा जस्ट एज। सो हम इस वर्ड्स को यूज़ करते हैं और चीज़ों को दो अलग अलग चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। यानी हम जो मुंग दिखना दो शई ना दो डिफरेंट चीज़ों ना मुंग कंपेयर को यो बल सरा पखपल मंथ की अगर बदली अगर मंथ के मुंग यूज़ को वर्ड्स यूज़ को फॉर एग्जांपल मुंग यूज़ को लाइक यूज़ को मुंग यूज़ को एज जस्ट एज दीज वर्ड्स वी यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल आप पहले सेंटेंस की तरफ देखें, अली इज़ ब्रेव एज लाइन। अली इज़ एज ब्रेव एज लाइन। अली शेर की तरह बहादुर है, मतलब अली शेर की तरह बहादुर है। सो अब देखिए एज ब्रेव एज लाइन, सो दिस इज सिमिली। अब देखिए आप अली और लाइन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बट वी कंपेयर्ड देम बाय यूजिंग सर्टेन वर्ड्स लाइक एज ब्रेव एज लाइन। अली और शेर अलग अलग चीज़ें हैं। सही है, अली बंदा है ह्यूमन है और लाइन एनिमल है। नमुंगती कंपेयर करे बाय यूजिंग सर्टेन वर्ड्स एज। लुक एट सेकंड नंबर, सना इज़ ब्यूटीफुल एज मून। वो जो है मून की तरह खूबसूरत है। सो हमने यूज़ किया है एज मून, ब्यूटीफुल एज मून। नंबर थर्ड, अली वेंडर्ड लाइक अ क्लाउड। अली आवारा घूम रहा था किसकी तरह, लाइक अ क्लाउड, बादल की तरह। जिस तरह बादल बादल इज मूविंग यू नो एमलेसली फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट to south to southern part again to southeastern part. So I mean that wandering without aim. So Ali Akram was wandering like a cloud. और ये तो शांति बगैर वजह बगैर से मकसदा को कर देता। So this is simile. और अकरम और क्लाउड और ये ज़्यादा बदल बदल शहने दी and we compared them. She was as red as tomato. वो टोमेटो की तरह सुर्ख हो गई। ठीक है, सो शी अब ये हमारे पास लड़की है और ये हमारे पास टोमेटो है। तो दोनों अलग चीज़ें हैं बट वी कंपेयर्ड देम बाय यूजिंग द वर्ड एज। शी वाज एज रेड एज टोमेटो। या तो गुस्से से वो टोमेटो हो गई या मतलब परेशानी की वजह से या शी या खौफज़दा हो गई। नंबर फिफ्थ, माहीन्स हैंड वॉज एज कूल्ड एज आइस। अब माहीन की हैंड को देखे, हाथ को, इट वॉज एज कूल्ड एज आइस, आइस की तरह। देखिए सिमिली में ये अल्फाज होंगे, ये आप याद करें, की तरह। सही है, ये वर्ड होंगे एज, लाइक। ठीक शो दा पापा के लाजिमी राजी नो। अगर ये आ जाए तो समझ जाए कि ये हमारे पास सिमिली है, अदरवाइज इट वुड बी अ मेटाफर इफ देयर इज डायरेक्ट कंपैरिजन। If there is any problem, write in the comment section. Moving to the next figure of speech. Metaphors munga comparison ko, but there is some differences. Is there some metaphor is somehow different? Metaphors, we compare two things which we have something in common. And similarly we compare two things which were dissimilar, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। यहाँ पर जो चीज़ हम कंपेयरिंग करेंगे उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होगा बट इन जनरल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जनरली ये एक दूसरे से अलग होंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। फील्ड, लाइफ एक बैरन फील्ड है, एक बंजर खेत है। देखिए अगर हम सिमिली यूज़ करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, लाइफ इज़ लाइक a barren field. So there is no words like as, just as, like. So ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। So this is metaphor. अगर हम इस तरह कहेंगे life is like a barren field तो it will be converted into simile. अब अगर डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाए दो चीज़ों के दरमियान तो ये मेटाफर होगा। सही है, यानी लाइफ जिंदगी एक बंजर ज़मीन है, खेत है। लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड। लाइफ क्या है, ये एक टूटी हुई परिंदे की पत्थर की मानद है। सही है, एंड दिस इज़ अ पोएम वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो ड्रीम्स बाय लंगस्टन हग्स। उसमें ये था कि आपने लिटरेरी डिवाइसेस फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पोएम, लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड ये भी मेटाफर है क्योंकि लाइफ को, ज़िंदगी को एक बंजर ज़मीन की तरह उन्होंने लिया है और लाइफ जो है वो भी टूटे पर के परिंदे की तरह उन्होंने दिया है। सो दीज आर मेटाफर्स। ही इज़ द स्टार ऑफ आवर क्लास। वो हमारे क्लास का स्टार है, सितारा है। अगर हम अगर इस तरह कहेंगे कि ही इज़ लाइक अ स्टार, लाइक अ स्टार, सो ये क्या बनेगा, शाबाश,
लाइक का साथ शाबाश, लाइक इज आ जाए तो ये सिमिली हो जाएगा, ये नहीं हो, इस वर्ड्स इसमें नहीं हो तो फिर ये मेटाफर होगा। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इस तरह आप ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह नहीं हो कि आसमान से बारिश हो रही है वो कैट्स एंड डॉग्स की, बिल्लियों की और कुत्तों की। सो इट मीन्स द रेन इज हैवली रेनिंग, ज़्यादा बारिश हो रही है, जलाबारी हो रही है। हर आइज वर डायमंड्स, उनकी आइज आंखें वर डायमंड्स, मोती थे। सही है। इस तरह नहीं कहा है कि मोती की तरह थी, तो फिर वो तो सिमिली बन जाएगी। इट इज दैट डायरेक्ट कंपैरिजन है। लुक एट द सेंटेंस, और आईज वर डायमंड्स। अली इज अ लॉयन, अली इज अ लॉयन, अली एक शेर है। सही है। अली इज अ लॉयन, अली एक शेर है। अली इज अ ग्लेडिएटर, अली एक ग्लेडिएटर है। अली फॉट, सही है। अब हम सिमिली में हमने क्या लिखा था, अली फॉर लाइक वो लाइक अ ग्लेडिएटर, सो ये सिमिली हो गया। अली इज एज ब्रेव एज एज लॉयन, ये भी सिमिली है। अब हम अगर कहेंगे अली इज अ लॉयन, अली शेर है। सही है। सो ये मेटाफर होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन है। Personification is a figure of speech in which we attribute the human qualities to non-human लिविंग और एब्स्ट्रैक्ट। पर्सोनिफिकेशन में आसानी से मैं बताता हूँ आपको कि इनमें हम इंसानी क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन को दे देते हैं। सही है। जानवरों को या प्लांट्स को या दूसरी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को हम इंसानी क्वालिटीज़, यानी ह्यूमन कैन डांस, ह्यूमन कैन वॉक, ह्यूमन कैन टॉक, ह्यूमन कैन क्राई। सही है। सो these qualities are the human qualities, and when we give this to non-humans, I mean animals, I mean plants, I mean abstract things, so it would become personified हो जाएगा वो things, and this is called personification. Examples की तरफ आप देखें, the wind whispered in my ears, हवा जो थी उन्होंने मेरे कानों में घोषणा की। सही है। So so can the wind whisper? No, only the humans can whisper, only the human can talk very slowly. तो हवा तो नहीं आपके कान में बोल सकती ना। So देखिए, अब हवा को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है। So this is personification. सही है। Opportunity knocks at the door but at once, opportunity जो है, मौका जो है, वो दरवाजे पर दस्तक देती है बट एट वंस, लेकिन एक बार। सो कैन अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, क्या कभी मौका ने आपके दरवाजे को खटखटाया है? नो। सो नेवर। सो दिस इज ये सेंटेंस यूज करते हैं टू डेकोरेट द थिंग्स, टू गिव, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। तो ये पोएट्स या राइटर्स जो है वो कॉन्शियसली दे यूज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक दिस देयर वर्क सब्लाइम। द प्लांट्स वर बेगिंग फॉर वाटर, प्लांट जो थी वो तड़प रहे थे या उनको मतलब भीख मांग रहे थे ताकि उनको पानी दिया जाए। सो कैन प्लांट्स बेग, कैन प्लांट्स टॉक, कैन प्लांट्स डांस। सही है। सो दीज आर द ह्यूमन क्वालिटीज उन्होंने दिया है। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, लाइटनिंग जो थी, चमक जो थी, वो पूरे आसमान में उन्होंने डांस किया। सो वो तो डांस नहीं कर सकती, एंड दिस इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी। और बेजान चीज़ को उन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को उन्होंने दिया है ये क्वालिटी। सो दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन। द डैफोडिल्स वर टॉसिंग एंड फ्लटरिंग देयर हेड्स, डैफोडिल्स जो थी, ये लाइन में आपने पढ़ा होगा, दे वर डांसिंग इन स्प्रटली, द डैफोडिल्स वर डांसिंग इन स्प्रटली डांस, द डैफोडिल्स वर टॉसिंग एंड फ्लटरिंग देयर हेड्स। सो अब डैफोडिल्स को देखे आप, क्या ये डैफोडिल्स डांस कर सकती है? नो, बट हेयर द ह्यूमन क्वालिटी हैज़ बीन गिवन टू द डैफोडिल्स, दैट इज डांस। डांसिंग वो कर रही, टॉसिंग अपने सरों को वो यूं हिला रही थी, फ्लटरिंग पर पढ़ा रही थी। सही है। सो ये ह्यूमन क्वालिटीज़ है और ये प्लांट्स को दिया गया है। सो दिस इज़ वी कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। समझ आ रही है? मतलब इंसान क्वालिटी है, या हो प्लांट्स तवर कड़ी या एनिमल्स तवर कड़ी या एब्स्ट्रैक्ट शेज तवर कड़ी विच वी कैन नॉट टच, और दखे तमंग ब्या वही पर्सोनिफिकेशन। तो तासु तो डैफोडिल्स तो करे, डैफोडिल्स गड़ी शेप या प्लांट्स चरते गड़ी की खुदा हो द वर्ड्स वर तक कम तरीके से लिखो जो दैट वाज वेरी sophisticated manner। नोती तमंग पर्सोनिफिकेशन हो कल हम द इंसान क्वालिटीज़, अगर इंसान से कई मूविंग कई खराक कई स्टिक चो गर्जी रनिंग कई खबर तरे वॉकिंग रनिंग क्राइंग each and everything we do, this is our quality। जितना क्वालिटी मंगबल थे वर्क, this is called personification। the sun winks at me, sun
अब ने उसने मुझे आंक मार दिया। अब आप ये बताइए कि आंक मारना किसका काम है? ज़ाहिर-सी बात है हम हम इंसानों का काम है। वी विंग्स एट ईच अदर, वी विंग्स एट आवर बडीज़। हम अपने दोस्तों की तरफ वो मतलब जब हम नोटी काम करते हैं हम आंक मार देते हैं। सो सन विंग्स एट मी मतलब सन शाइन्स एट मी। आज सन बहुत अपनी फुल मौज में है, सही है। माई हाउस इज़ माई फ्रेंड। अब मेरा अब ये सेंटेंस की देखिए, माई हाउस इज़ माई फ्रेंड विच प्रोटेक्ट्स मी। अब मेरा घर मेरा ही दोस्त है जो मुझे बचाता है। सो कैन हाउस प्रोटेक्ट यू, तो आपको बचाता है, बचा सकता है। सो दीज आर द ह्यूमन क्वालिटीज़ विच वी गिव टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। नंबर फोर्थ वी हैव हाइपरबोल। अच्छा बहुत से बंदे हाइपरबोलिक कहते हैं, लेकिन करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है जो सही है वो हाइपरबोल। हाइपरबोल इज स्पीच व्हेन वी एग्जैजरेट समथिंग इन ऑर्डर टू मेक द मीनिंग अट्रैक्टिव एंड डीप। हाइपरबोल में हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। वी एग्जैजरेट अ ट्रिवियल थिंग्स, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आई हैव कॉल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैंने आपको लाखों बार कॉल किया, सही है। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो लाखों मरतबा कॉल नहीं किया होगा, 2-3 मरतबा। जब हम कॉल करें तो हम कहते हैं यार मैंने आपको जब हम किसी को कहते हैं कि मत करो ऐसा मत करो, जब वो अगेन वो इस तरह करता है तो हम कहते हैं यार मैंने आपको 100 दफ़ा कहा कि इस तरह मत करो। सो इस बंदे ने 100 दफ़ा तो नहीं किया हो, नहीं कहा हो, सही है। 2-3 मरतबा कहा हो तो इसको थोड़ा एग्जैजरेट करने के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नंबर सेकंड की तरफ आप देखिए, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट एन कैमल। मतलब मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, ये सिंपल सेंटेंस आई एम हंग्री। अब देखिए किस तरह लिखा है, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट एन कैमल। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक ऊँट खा सकता हूँ, सही है। सो ये बंदा ऊँट तो नहीं खा सकता, ऊँट तो बहुत बड़ा है, सही है। लेकिन ये थोड़ा इंसान को बड़ा चढ़ा के बयान किया कि यार मैं तो बहुत बड़ा, मुझे बहुत भूख लगी है। एंड इफ देयर इज एन कैमल आई कुड ईट दैट। ग्रैंड मदर सना की जो ग्रैंड मदर है, दादी है, शी इज़ एज ओल्ड एज हिल्स। वो पहाड़ों की तरह पुरानी है। so, इस तरह नहीं है कि शी इज़ बीइंग लिविंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लेकिन मतलब ये कि काफ़ी पुरानी है। सो लोग कितना मज़ा देता है ना जब इसमें फिगर ऑफ स्पीच सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए। माई बैग वेज अ टन। मेरा बैग जो है वो इतना भारी है, 1 टन वजन है उसकी। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है, ऊन जो है वो सहरा की जहाज़ है। अब देखिए ये थोड़ा एग्जैजरेशन है। आई लव यू टू द मून एंड बैक। अब ये सेंटेंस को आप देखिए, मतलब मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, टू द मून एंड बैक, मून से और फिर वापस इसे। सिंपली वी कैन यू कैन कॉल इट यस आई लव यू, बट दिस इज सेंटेंस लुक एट आई लव यू टू द मून एंड बैक। सो दीज आर kind of exaggeration and which give a sense of pleasure, which grabs the attraction of the reader. No पख्तो के पश्तो we call that थोड़ा मरचके पे वता अचोली खमतेदार नो अगर चीज़ें लग ब्यूटिफिकेशन है वो तकड़ी। अच्छा इसमें लास्ट है, आई एम सो एंग्री। मैं इतना गुस्सा हूँ, आई कुड एक्सप्लोड कि मैं पढ़ सकता हूँ। मतलब दादी चीज जुड़े ज़्यादा गुस्से हैं, गुस्से दला से मुमकिन है गुस्से दला से सड़े सुशी भी he became red. So I'm so angry that I could explode like a bomb, like a grenade. So what is alliteration? Alliteration is a such sentence which consists of the series of the words that begins with the consonant sounds. ऐसी सेंटेंस जिनका आगाज, जिनके हर लफ्ज़ का आगाज या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, उनको हम इलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, शी सेल्स शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। यानी वो बेचती है जो सी शेल्स होते हैं समुंदर में, समुंदर के बीच में वो बेचती है। सो देखिए कितना वो मज़ा आ रहा है इसमें। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। जब आप उनको रेपिडली कहते हैं ना उसमें तो गलती भी हो सकती है, टंग ट्विस्टर्स भी कहते हैं। सेकंड नंबर की तरफ आप देखिए, शान शोर द शाई शीप। शान ने उनको मारा, शाई शीप जो शीप थी वो शायद ही शर्मिला थी। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। दिस इज अ सेंटेंस फ्रॉम द आई थिंक मैकबेथ। यस मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, उनसे लिया गया है। अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय। अब देखिए, अच्छा हर एक वर्ड की तरफ आप देखिए, जितने सेंटेंस मैंने किया है हर एक वर्ड ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। तो ये देखिए इनको इलिट्रेशन कहेंगे। अगर वोवल से शुरू होगा तो उनको हम एजोनेंस कहेंगे। अब देखिए वोवल्स हमारे पास है ए ई आई ओ यू, लेकिन इनका साउंड है ए का साउंड है ए, ई का है वो भी ए की तरह है ए,
आई का ए, आ, और यू का आ। सो देखिए, सो दीज आर वाउल साउंड्स। लेकिन ये तो सब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते, तो हम उनको इलिट्रेशन कहते हैं। बिजी एज बीज, ब साउंड। सो ब साउंड ये तो कॉन्सोनेंट है। सो बिजी एज बी, बिजी है बी की तरह, मक्यू की तरह, मसरूफ। आउट ऑफ ऑर्डर। सो देखिए, अब अ साउंड है, ओ का औ साउंड है, सो ये आउट, आउट, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, वोवल नहीं है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते यूज़ करते हैं? वी एक्सप्रेस सर्टेन वर्ड्स लाइक बजिंग, साउंड्स ऑफ बीज एंड मॉस्किटोज है। वी यूज हिसिंग साउंड, 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 ठीक है, क्लैपिंग साउंड। सो ये साउंड्स हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आप, द डॉग बार्क्ड, बार्क एक साउंड है विच the dog makes, the dog barked all the night, the corn went pop। जो कॉर्न होता है, जो वो हो जाता है, जो पॉपकॉर्न बन जाता है, वो पॉप करता है माइक्रोवेव में। I heard hissing sound, मैंने एक जैसा वो साउंड सुना। सो मतलब देयर इज स्नैक। द बजिंग साउंड, देखिए बजिंग साउंड ऑफ मॉस्किटोज डोंट लेट मी स्लीप। मॉस्किटोज की जो बजिंग साउंड है, बज बज कर रहा है कानों में, वो मुझे सोने नहीं दे रहा है। द डक क्वैक्ड, डक जो था वो क्वैक क्वैक करने लगा। सो क्वैक क्वैक, दीज आर यू नो onomatopoeia। द कार हॉर्न बीप्ड, जिस तरह पीप पीप करता है। सो दीज आर यू नो onomatopoeia रिलेटेड टू द साउंड्स। साउंड्स किसी की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट्स की भी हो सकती है। सर आप देखिए, द फोन रिंग्स, फोन क्या होता है, वो रिंग्स बजता है। देखिए, ही टुक अ ह्यूज गल्प, गल्प इस तरह के दिए, जब you when you swallow something, this is called gulp। So in short, onomatopoeia, it is related to the sounds। वो किसी की भी हो सकती है, स्नैक की भी हो सकती है, म्याऊ की भी हो सकती है, जो म्याऊ साउंड है वो कैट की भी हो सकती है, चिक की भी साउंड होती है। हर एक चीज़ का जो साउंड हम वो डिस्कस करें सेंटेंस में या लिटरेरी वर्क टेक्स्ट में, सो ये onomatopoeia होगा, सही है। So these, I think these are enough for you, for even for the class 12, even for your graduation, apart from the, हालांकि हमारे पास 2026 है। सही है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होता है, जिन्होंने बीएस किया हो या एमफिल कर रहे हैं, एमफिल किया हो, सो दे नो दैट द मोस्ट द फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन ये तो 9, 10 फर्स्ट और सेकेंड ईयर कोर्स के लिए हम तो पूरा नहीं कर सकते, सही, क्योंकि उनकी लेवल के मुताबिक नहीं है। सो दीज आर आई थिंक इम्पोर्टेंट फॉर your for you for 10th 9th 10th 11th 12th and for other department for their even for their graduation, ये काफ़ी है। So okay, Allah Hafiz, take care and see you in the next video. Please like the video and subscribe to my channel. Allah Hafiz.